नमस्कार बच्चों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम अपने दूसरे लेक्चर के साथ आपकी शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था, एक बार थोड़ा ध्यान करते हैं उस क्लास को। हम लोगों ने पढ़ा था प्री हिस्टोरिक एज के बारे में। ठीक, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था हमारा, उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। उसमें हम लोगों ने प्रोटो हिस्ट्री पढ़ी थी, प्री हिस्टोरिक पढ़ा था और हिस्टोरिकल एज पढ़ी थी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। देखिए, एक बात होती है कि ऐसा माना जाता है कि जैसा हम आचरण करते हैं वैसा ही बनते हैं। ठीक है, और अगर आप एनडीए का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो आपको भी वैसा ही आचरण करना होगा जो आचरण एनडीए में चाहिए होता है। ठीक, और एनडीए के लिए, सेना के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है? अनुशासन, डिसिप्लिन। किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो पढ़ाने के लिए हो, चाहे पढ़ने के लिए हो, चाहे खाने के लिए हो, चाहे उठने के लिए हो। तो इसलिए आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो अनुशासन पे रहिए और निरंतरता बनाए रखिए पढ़ाई की। ये नहीं कि आज पढ़ा, कल पढ़ा, फिर 2 दिन आराम किया, ऐसा नहीं। निरंतरता, एक पंचुअलिटी होनी चाहिए हर चीज़ में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास फिर। एक स्टार्ट की जाए। जानते हैं हड़प्पा सभ्यता क्या है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि ये एक तो पहली नगरीय सभ्यता थी। अभी तक हम लोग ग्रामीण देख रहे थे समाज। एक तरह से समाज था ही नहीं, लेकिन वो ग्रामीण सभ्यता मान लीजिए शुरुआत हुई, क्योंकि नगरों का विकास उसमें हुआ नहीं था। और वो बस्तियाँ बनाई थी उन्होंने, कृषि बस्तियाँ अपनी, तो उसी में वो लोग रहते थे। तो अगर हम लोग जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो अगर आप देखना चाहते हो ना कि इसका प्रारंभ कैसे हुआ, तो हम लोग ये जान सकते हैं कि करीब करीब, मान के चलिए आप इस सभ्यता को अगर आप जोड़ना है आपको, तो हड़प्पा सभ्यता, इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसी सभ्यता को हम लोग चालकोलिथिक सिविलाइजेशन भी कहते हैं। एक ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता। एक, और इसको, इसी सभ्यता को हम लोग कहते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन या कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि कांसे का भी ये लोग प्रयोग करते थे, तांबे का भी प्रयोग किया इन्होंने, लोहे का प्रयोग नहीं किया, नहीं तो ये आयरन एज सिविलाइजेशन हो जाती। ठीक है, आयरन मैन वाली सभ्यता हो जाती, तो वो नहीं है इसमें। ठीक, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं। और अब जो वर्तमान में आपकी नई एनसीईआरटी बुक आएंगी, उसमें भी अब एक परिवर्तन किया गया है कि अब इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाएगा उस किताब में। बाकी हिस्टोरिकल के उसको क्या मांगते हैं वो तो अलग चीज़ है, लेकिन अब ये माना जाएगा सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है, एक सभ्यता तो ये हो गई। क्या हुआ जब नवपाषाण कालीन संस्कृति समाप्त हुई, धीरे धीरे समाप्त क्या हुई, वो परिवर्तित हो गई। कोई भी चीज़ समाप्त तो नहीं होती पूर्णतः, है ना, वो परिवर्तित होती है ना, किसी और चीज़ में। जैसे एनर्जी है ना, कभी समाप्त नहीं होती, वो एक से दूसरे स्थान पर चली जाती है। इसी तरह ये बस्तियाँ जो थी, ये भी समाप्त नहीं हुई। नवपाषाण कालीन संस्कृति जो थी, नियोलिथिक, वो परिवर्तित हो गई और धीरे 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 हड़प्पा वासियों में मिल गई, ऐसा मान सकता है। या फिर उन्होंने अपने आप को बदला, क्योंकि जलवायु बदली, मौसम अच्छा हुआ, रहने लायक हुआ, कृषि आरंभ हो ही चुकी थी, बस्तियों की स्थापना उन्होंने कर ली। तो इस तरह, तो इस सभ्यता को हम लोग मान सकते हैं। इस सभ्यता का काल अगर आप मानना चाहें तो 5000 बीसी से करीब करीब 1350 बीसीई तक, बिफोर कॉमन एरा तक, या बीसी बोल सकते हैं आप, जो भी आपको सही लगे। ठीक, बीसीई। ठीक, ये है सभ्यता। इसको हम लोग 3 चरणों में देख सकते हैं, आसानी रहती है, क्योंकि इनके जो सन के बारे में है कि कब आई, कब विलुप्त हुई, इसमें काफ़ी विद्वानों में मतभेद रहता है। और एग्ज़ाम में, यूपीएससी के भी एग्ज़ाम में
एनडीए के एग्ज़ाम में कभी ये सब पूछा भी नहीं जाता कि ये कैसे, कब स्टार्ट हुई, कैसा क्या हुआ। इसके बारे में पूछा जाता है, इसके नगरों के बारे में, इसके जो महत्वपूर्ण नगर हैं उनके बारे में पूछा जाता है। वहाँ लोग कैसे थे, वहाँ का सिस्टम क्या था, वहाँ का नगर प्रशासन क्या था, वहाँ के लोग खाते क्या थे, व्यापार क्या करते थे, ये सब चीज़ें पूछी ज़्यादा ज़्यादा जाती हैं। तो इसका प्रारंभिक चरण हम लोग देख सकते हैं। प्रारंभिक चरण, प्रारंभिक चरण को हम लोग शुरू करते हैं करीब करीब 3300 से लेकर 2600 BCE तक। ठीक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो स्टार्ट की 5000 से, और ये इसका प्रारंभिक चरण 3300 से। 5000 के जो पहले की वर्ष हैं, पहले के जो वर्ष हैं वो नियोलिथिक वर्ष हैं, या फिर आप समझ सकते हैं कि जब स्टार्टिंग हुई इसकी, तो कुछ प्राचीन कृषि बस्तियां थी उस काल की, तो उनका समय है वो। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभिक चरण है ना, जो मेनली सभ्यता मानी जाती है वो ये है। और एक इसका आ जाएगा विकसित चरण, या विकसित स्वरूप देख लें, चरण की जगह अगर इसको स्वरूप बोलें ज़्यादा उचित रहेगा। विकसित स्वरूप। ठीक। तो ये विकसित स्वरूप कब से होगा? 2600 से लेकर करीब करीब आप मान लीजिए 1750 BCE तक। ये इसका विकसित चरण है। जैसे हड़प्पा सभ्यता अगर पूछी जाती है ना कि कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो यही माना जाता है कि 2600 से लेकर 1750 ईस्वी तक। बाकी चीज़ें नगण्य हो जाती हैं, जीरो हो जाती हैं, शून्य। अब इसका एक चरण आता है जो है पतनशील चरण, जब वो पतनशील रही। पतनशील चरण कर देते हैं इसको। ये आएगा 1750 से लगभग लगभग 1350 मान लीजिए। ठीक। बस। अब इसके अलावा ये कुछ नहीं माना जाएगा इसमें, देख लीजिए। ठीक है। अब इसके बारे में क्यों ऐसा कहा गया? देखिए, कोई भी सभ्यता जो है एकदम से नष्ट नहीं होती, ना कोई सभ्यता एकदम से सभ्यता बनती है। सभ्यता बनाते हैं, उसके आगे आने वाले चरण कैसे बनती है ये हम लोग देखते हैं अब। देखिए, पहले मनुष्य कैसा था? पहले मनुष्य घुमंतू था, नोमैटिक था, यहाँ वहाँ भटक दर भटक रहा था। फिर उसके बाद उसने चीज़ें देखी, सीखी, कैसे रहना है, फिर उसने रहना प्रारंभ किया, शिकार किया जीवन यापन के लिए। फिर उसके बाद उसने अपना आगे अगला चरण प्रस्तुत किया, रहने का, स्थायी निवास खोजा, कृषि बस्तियां स्थापित की। फिर धीरे 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 करते करते ये सभ्यता आई। एक ऐसे विकास होता है किसी भी मकान को बनाने के लिए। जैसे नींव रखी जाती है, फिर उसमें मट्टी, गारा, सीमेंट, हर चीज़ यूज होती है, फिर धीरे धीरे बनता है। फिर एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी उसका विकास करती है उस घर का, या फिर नाश करती है, तो इस हिसाब से बनती है। अब इसकी खोज कैसे हुई हड़प्पा सभ्यता की? महत्वपूर्ण बात तो ये है, इसकी खोज ऐसे हुई कि पहले क्या था कि एक व्यक्ति था, सेना का, ब्रिटिश सेना का सिपाही था, जेम्स लुइस नाम का। वो ब्रिटिश सेना से भाग गया अपनी। ठीक, उस समय भारत ही में था वो, और भाग के हड़प्पा की तरफ गया। और उसको सिक्के सिक्के इकट्ठा करने का बड़ा शौक था, प्राचीन सिक्के इकट्ठा करता था, मतलब कह सकते हैं वो मुद्रा शास्त्री था एक तरह का। ठीक, कॉइन कलेक्टर जिसे कहते हैं ना, कॉइन कलेक्टर था, ऐसा समझ लीजिए आप लोग। और उसने वहाँ पे खुदाई की और देखा कि उससे चीज़ें मिली, नई नई मोहरें मिली, कुछ मिला। उसे मुहर मिली एक हड़प्पा काल की। उसको कोई मतलब नहीं था दुनियादारी से, उसने सिक्के खोजा, उसने जो मिला उसको लेके चला गया, उसे ध्यान नहीं दिया। उसी व्यक्ति को हम जानते हैं चार्ल्स मेसन के नाम से। सेना में जब वो था तो वो था जेम्स लुइस, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए सेना से कि पकड़ ना ले, इसलिए उसने अपना नाम क्या रख लिया?
चार्ल्स मेसन। तो हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा हड़प्पा के की खोज संबंधी बातें। ठीक है। अब ये हड़प्पा के खोज से संबंधित बातें क्या हैं? जैसे मैंने बताया आपको कि 1826 में चार्ल्स चार्ल्स मेसन, इसी का वास्तविक नाम है जेम्स लुइस। अगर यदि प्रश्न आ जाए, क्योंकि कभी पूछा तो नहीं गया, लेकिन अगर पूछा जाए कभी तो याद होना चाहिए, है ना? तो जेम्स लुइस। ठीक। चार्ल्स मेसन को एक मुहर प्राप्त हुई। ठीक है। एक मुहर प्राप्त हुई। अब क्या होगा? ये तो चला गया छोड़ छाड़ के, उसने ध्यान ही नहीं दिया इस चीज़ पर। फिर उस समय ब्रिटिश सेना तो भारत में थी। तो उस समय कराची से लाहौर के मध्य एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उस समय रेल का कार्य शुरू हो गया था, आप लोग जानते ही हैं। तो रेल लाइन का काम शुरू चला था। जानते हैं 1853 में भारत में पहले रेल चलाई गई थी। तो वैसे ही रेल लाइन का कराची से मालगाड़ी थी एक, है ना? मालगाड़ी के लिए कि अंग्रेज सामान कैसे ले जाएंगे अपना भारत में, उसके लिए एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो करीब करीब 1856, ये सन याद रखिएगा। 1856 में एक कनिंघम थे, एक अलेक्जेंडर कनिंघम जिसे कहते हैं हम लोग। उन्होंने इस जगह का सर्वेक्षण किया। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि कनिंघम द्वारा कनिंघम द्वारा सर्वेक्षण किया गया। ठीक है। जगह का, ठीक है, हड़प्पा का। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1861 का वर्ष आया, जो कनिंघम ने सर्वेक्षण किया, सब चीज़ें पता चली कि यार ये तो एक जगह है। तो क्या हुआ था कि जब ये रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी यहाँ पे, तो वहाँ के जो इंजीनियर थे, बर्टन बंधु कहते हैं उन्हें, बर्टन बंधुओं को चीज़ें मिली कि सभ्यता के बारे में पता चला। तो शायद उनका चार्ल्स बर्टन और विलियम बर्टन ऐसा कुछ नाम था। तो बर्टन बंधु बोलते, दो भाई थे, इंजीनियर थे। तो वहाँ से पत्थर उठा लाए, जो वहाँ के किले किले थे ना हड़प्पा के, तो वहाँ से अपने पत्थर उठा के ले आए और रख लिए, और रेलवे लाइन में बिछा दिए कि यही काम आएंगे। इन्होंने देखा और अरे कहा ये तो चीज़ कोई है, खुदाई शुरू कराई इन्होंने। तो 1861 में, इसी में इन्होंने एक 1861 में, ठीक है, 1861 में एक अलेक्जेंडर कनिंघम ही हैं, इन्होंने ईएसआई की स्थापना की, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। एक भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। ठीक।
आर्कोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट की स्थापना की, जो स्वतंत्र भारत में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की इसने, स्थापना कर दी, खोज जारी रही, चलता रहा इस तरह काम इनका। इस तरह वर्ष 1902 आ गया, कर्जन का शासनकाल था, उस समय भारत में वायसराय कर्जन था। तो कर्जन ने 1902 में, एक जॉन मार्शल थे, ठीक, कर्जन ने जॉन मार्शल को इस विभाग का अध्यक्ष बनाया। ठीक, किसका? इसी पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष बनाया। ठीक, मार्शल को अध्यक्ष बनाया, इनको अध्यक्ष बना दिया। अब अब ये हुआ कि वर्ष 1921 में, करीब लगभग 1921 का वर्ष आया। 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही एक भारतीय पुरातत्व व्यक्ति थे, दयाराम साहनी, उन्होंने हड़प्पा का उत्खनन किया। ठीक, इस जगह का जहाँ ये खोज हुई, तब तक ये लोग शांत बैठे थे, कुछ नहीं करते थे। 1921 ईस्वी में दयाराम दयाराम साहनी ने मार्शल के नेतृत्व में, मार्शल जो उत्खनन होते हैं ना, वो दो तीन तरह के होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल होते हैं और एक होते हैं वर्टिकल। तो वर्टिकल होते हैं जो गहराई पे होते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल सीधे सपाट। तो बहुत ज़्यादा खोजे गए, तब जाके नीचे ज़मीन में मिले इन लोग को, दब गए थे वो, क्योंकि वो स्थल। तो ये चीज़ है, इसको आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं सारी। कभी कभी प्रश्न इस तरह के आप पूछे जाते हैं और हम लोग को नहीं आते हैं, और ना आना बहुत ज़्यादा घातक होता है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा, ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, जो पहले स्थल थे जब खोजे गए, तो सिंधु जो प्रदेश है, सिंध प्रदेश पाकिस्तान में, वहाँ पे स्थल पाए गए, तो उसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया। फिर जब बाद में 1948, 44-48 के मध्य जब खुदाई हुई ज़्यादा, तो सर्वाधिक स्थल जो हैं हड़प्पा में पाए गए, तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और बाद में सर्वाधिक स्थल, करीब 1500 स्थल पाए गए, अब तक 1500, 1550 स्थल पाए जा चुके हैं हड़प्पा के। और इन 1500 स्थलों में अगर हम देखेंगे, तो करीब करीब 925, 950, 1000 स्थल मान लीजिए आप, पूरे पूरे टोटल 1000 स्थल जो हैं वो भारत में हैं। और कहते हैं अकेले गुजरात में ही 300 स्थल हैं, उसी में रंगपुर, लोथल और भिराना, ऐसे स्थल हैं कच्छ में, तो ये पाए गए। बेसलपुर नगर एक है वैसे वहाँ पे गुजरात में, वहाँ पाया गया। तो इस तरह के नज़र पाए गए। और सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहा गया जाता है इसे, ये भी समझ लेते हैं एक बार। सिंधु सरस्वती सभ्यता इसलिए कहा जाता है, जो स्थल थे वो सिंधु नदी, जैसे मान लीजिए, मैं समझा दे रहा हूँ इसको, देख लीजिए। जैसे ये सिंध प्रदेश है आपका, ठीक है, ये सिंधु है, ठीक है, और ये स्थल हैं आपके, ठीक है, ये स्थल हैं आपके,
और ये नदी है आपकी सरस्वती। ठीक। और इधर ये आपकी आती गंगा नदी। गंगा का दोआब है, गंगा दोआब। ठीक, ऐसे है। तो इन दोनों के बीच में ये सरस्वती, घाघरा हकरा नदी भी कहते हैं ना। घाघरा हकरा नदी जो है, घग्गर हकरा नदी नहीं है, वो है हकरा नदी। घग्गर हकरा नदी। तो ये नदियां हैं। तो इस कारण से सिंधु सरस्वती सभ्यता बोला जाता है। ठीक है। तो इस सभ्यता का आकार अगर आप जानना चाहें तो ये करीब 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक, 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली सभ्यता थी। इसकी अगर आप तुलना मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी करेंगे तो उनसे 3 से 4 गुना बड़ी सभ्यता थी ये। वो तो कुछ नहीं थी, छोटी बच्ची थी वो उनके सामने। तो आकार अगर इसका देखा जाए, सभ्यता का आकार, सभ्यता का आकार अगर देखा जाए तो था 20 लाख। ठीक। ये एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में विकसित सभ्यता थी, ये भी लिख लेते हैं। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं। तो ये त्रिभुजाकार आकार था इसका। ठीक है, त्रिभुजाकार क्षेत्र में। ठीक, ये चीज़ है। ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे थी, कहाँ कहाँ थी। तो आप ऐसा समझ लीजिए, ये आयत नहीं है, ये त्रिभुजाकार ही बनेगा अगर आप इसको एंगल बनाएंगे तो ऐसे। तो उत्तर में ये जम्मू में थी। चिनाब तट था। चिनाब के तट पर स्थान है मांडा। ठीक। जम्मू में चिनाब के तट पर मांडा। ठीक। दक्षिण देख लेते हैं हम लोग अब। दक्षिण में ये महाराष्ट्र में थी। महाराष्ट्र में थी ये। और ये थी गोदावरी के तट पर सायमाबाद। गोदावरी के तट पर दाइमाबाद। ठीक है। पश्चिम में, पश्चिम में ये थी, तो हम ऐसे कर देते हैं ना, तो ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा। पश्चिम में जो ये थी दास के तट पर। दास्क नदी थी, दास नदी में एक। तो दास्क नदी के कांगेन डोर। ठीक। और पूरब में हिंडन नदी थी एक, आलमगीरपुर जगह है, आलमगीरपुर। ठीक।
द्रास नदी के तट पर सूतकांगन, और जम्मू में चिनाब के तट पर मांडा, महाराष्ट्र में गोदावरी के तट पर रहमाबाद, और हिंडन में आलमगीरपुर। ये मेरठ नदी है, मेरठ में हिंडन नदी, ठीक है, मेरठ के बाएं तट पर पड़ती है ये। सहारनपुर मेरठ के आसपास का क्षेत्र है, तो होता है ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, ये क्यों इंपॉर्टेंट हैं? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम जब आगे इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें चीज़ें आएंगी, है ना, इसलिए तो हम लोग पढ़ते हैं इतिहास। ठीक, भूतकाल का वर्तमान से बातचीत करना ही तो इतिहास है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहला स्थल हमारा क्या है? हड़प्पा। सबसे पहला स्थल क्या है हमारा? हड़प्पा। तो देखिए, राम, कौन सा जगह अगर नदी लिखी गई है, इसमें वो सारे पॉइंट लिखे गए हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक, कभी कभी प्रश्न नहीं आते हैं क्योंकि इतिहास से कम, कभी 16-18 क्वेश्चन आते हैं मान लीजिए, तो इसलिए कभी भी कुछ भी चीज़ ज़्यादा आ सकती है, तो इसलिए हम लोग को पढ़ना सभी कुछ है, छोड़ना कुछ नहीं है। रावी के बाएं तट पर ये सभ्यता पाई गई, हड़प्पा, पाकिस्तान में है ये भी जगह। इसका उत्खनन मैंने आपको बताया था, दयाराम साहनी ने 1921 में किया था, ठीक है। इसमें क्या क्या मिला है? इसमें एक कब्रिस्तान मिला है, और एक गढ़ वाला नगर मिला है, इसमें जिसे दुर्ग बोला गया है, ठीक है। निचले शहर में भी किलेबंदी की गई है यहाँ पे, और मिट्टी और पकी ईंटों का उपयोग किया गया है, ठीक है। और श्रमिक निवास भी मिला है हड़प्पा में। टाउन प्लानिंग का ग्रिड पैटर्न है शतरंज के आकार, शतरंज जानते हैं ना, ऐसे ये ग्रिड पैटर्न है। ये ऐसे, ये इस तरह का ग्रिड पैटर्न बनाया है। सड़कें कच्ची हैं, लेकिन इनकी जो नालियाँ हैं किनारे किनारे सभ्यता में, वो पक्की ईंटों की बनी है, ठीक। और उसमें 1-2-4 का अनुपात है ईंटों में। आप समझ रहे होंगे 1-2-4 क्या है? लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, ठीक। तो नालियाँ जो हैं पक्की ईंटों की बनी हुई हैं, और चाक पर बने मिट्टी के लाल बर्तन हैं उसमें, ठीक। बस इतना ही खास है इसमें। आगे देखते हैं। अग्निवेदी मिली है, जो बताते हैं कि ये अग्निदेव की पूजा भी करते थे। देखिए, प्रारंभिक मानव क्या था, जो जो प्रकृति से डरता था ना, जिन जिन चीज़ों से, जैसे वर्षा हुई तो वर्षा के एक देवता हो गए, जमीन आग की हुई तो आग के देवता हो गए, तो वो उसी चीज़ की पूजा करने लगता था। अग्नि वेदी मिली है, जो अग्नि पूजा का प्रमाण देते हैं। आयताकार और बेलनाकार मोहरें मिली हैं। अधिकतर जो मोहरे हैं वर्गाकार हैं, ठीक है। टेराकोटा की चूड़ियाँ मिली हैं मिट्टियों वाली, और बैल आदि पाए जाते थे। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य इसी सभ्यता में मिलते हैं, हड़प्पा सभ्यता में। ऐसा नहीं कि हड़प्पा नगर है तो उससे भी मिले हैं, पूरी सभ्यता ही में है कहीं ना कहीं। व्यापार होता था मिस्र से, मेसोपोटामिया से, सुमेर से, एलम से, तो वहाँ पे सभ्यता पीली मिली है ये। तोर तु गई एक नगर है, ये अफगानिस्तान में है नगर, एक व्यापारिक केंद्र था ये। इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, एक छोटे शिलालेख के साथ एक मुहर मिली है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक पशु की आकृति की एक वर्गाकार मुहर मिली है, देखिए वर्गाकार, ठीक है। अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता में मोहरों का आकार कैसा है, तो आप वर्गाकार लगाइएगा, ठीक, क्वेश्चन सही रहेगा। और चित्रित मिट्टी के बर्तन मिले हैं, डिजाइन बनाया क्या है। आगे का तुतकांगन डोर, जैसा भी हम लोगों ने पढ़ा पश्चिम तट पर था ये बलूचिस्तान में है जगह। तुतकांगन डोर, ये दास नदी में है, सबसे पश्चिमी हड़प्पा स्थल है। इसमें निचला शहर है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में 2 शहर पाए गए, ठीक है बच्चों। कौन कौन से पाए गए हैं? एक निचला शहर, एक ऊपर शहर। निचला शहर और एक ऊपरी शहर, और पत्थरों की किलेबंदी की गई है। मकरान तट पर लोथर और धोलावीरा जैसे गुजरात के स्थलों में से एक है, ठीक, तटीय मार्ग था ये।
नदियों के किनारे बसे तटीय मार्ग थे, व्यापार स्थिति के माध्यम से किया जाता था। हड़प्पा के साथ मेसोपोटामिया व्यापार मार्ग के लिए महत्वपूर्ण बिंदु था ये। वहीं से चले जाते थे डायरेक्ट अफगानिस्तान होते हुए। मोहनजोदाड़ो, इसका मूल नाम जो है, इसको पढ़ा जाता है मुअन जो दड़ो। ठीक, मोहनजोदड़ो है, ठीक मूल नाम इसका, लेकिन इसको हम लोग मोड़ते हैं मोहनजोदाड़ो। जोदड़ो, ठीक। इनका उत्खनन किसने किया है? उत्खनन मतलब खुदाई करना किस चीज़ की, है ना, जांच पड़ताल करना, उसमें क्या निकला क्या नहीं निकला वो सब चीज़ें। तो किया है आर डी बनर्जी ने। आर डी बनर्जी का पूरा नाम क्या है? राखल दास बनर्जी। ठीक। तो कभी अगर एग्जाम में पूरा नाम आ जाए और भूल जाए तो याद रखिएगा कि राखल दास बनर्जी का नाम है, ठीक है। तो राखल दास बनर्जी, ठीक। आर डी बनर्जी सिंधु नदी के दाएं तट पर है। लेह भी जो है, लेह हमारे कश्मीर में, वो भी सिंधु नदी के दाएं तट पर ही है। ये भी याद रखिएगा, भूलना जाइएगा। ठीक, सिंधु नदी के दाएं तट पर है और लेह भी दाएं तट पर ही है। ठीक है। और मोहनजोदाड़ो जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल भी है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। दो भागों में विभाजित हैं। जो नगर हैं अधिकतर वो सभी दो भागों में हैं। एक गढ़, जैसे दुर्ग बोला जाता था, गढ़ को ही दुर्ग बोलते हैं। और एक निचला शहर, जो ऐसे नगर बने हैं मान लीजिए। ठीक है, ये इनका पैटर्न है। और फिर इसके बाद ये हैं ऐसे, यहाँ पे मकान बने हुए हैं और यहाँ पे बने हुए हैं ऐसे। ठीक। और ये जगह होगी इनके सीढ़ी सीढ़ी आने जाने के लिए। ठीक, ऐसा है। आर्ट ज़्यादा अच्छी नहीं है तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें। एक सार्वजनिक तालाब मिला है, काफ़ी बड़ा विशाल, तो इसीलिए ये जाना जाता है मोहनजोदड़ो। अब ये स्नान के लिए होता था, ये पूजा पाठ के लिए होता था, इसके बारे में पता नहीं, लेकिन सार्वजनिक तालाब मिला है। इसमें उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ बनाई गई थी चढ़ने उतरने के लिए। जैसे मान लीजिए एक तालाब है बड़ा सा ऐसे, तो इसके उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ बनी हैं। ठीक, इस तरह सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उतरने के लिए। और जगह जगह में इसमें क्या है ना, ड्रेस चेंजिंग रूम भी हैं जगह जगह पे, ऐसे ऐसे। तो ड्रेस चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं जिससे कि उनको इस बारे में पता चले। आज भी हम लोग अभी हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग तीर्थ स्थलों में जाते हैं, अपने हरिद्वार में जाके आप देखिए, या फिर किसी कहीं और जाइए बड़ी नदियों की जगह, तो वहाँ नहाने के लिए चेंजिंग रूम बने होते हैं, इस है ना। तो वैसे ही स्नानागार होंगे ये भी। और जिप्सम की सहायता से उसको जलरोधी बनाया गया था कि पानी बहे ना कहीं। और गंदे पानी को निकालने के लिए भी एक बनाया गया था सीवरेज सिस्टम भी, जिससे कि गंदा पानी भी निकलता जाए टाइम पे टाइम। एक बड़ी आवासीय योजना, श्रमिक निवास मिला है। और एक ग्रिड पैटर्न तो पता ही है आपको, शतरंज के आकार में बना हुआ है। ठीक है। कहते हैं कि बाढ़ से इसका विनाश हो गया, मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो में इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाता है कि एक कांसे की नर्तकी कहाँ मिली है और योगी की मूर्ति कहाँ मिली है। तो मोहनजोदड़ो में ही कांसे की नर्तकी और एक योगी की मूर्ति मिली है। और पशुपति आकृति की मुहर मिली है, स्वास्तिक के चिन्ह पाए गए हैं, है ना, जो हिंदू धर्म से उनको जोड़ते हैं। ठीक है, तो पशुपति आकृति की मुहर मिली है। हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा, हिरण, मोहरों में चित्र हैं ये सब। एक सींग वाले जानवर का भी वर्णन है, जिसे यूनिकॉर्न कहते हैं, है ना। जानवर के एक सींग होता है। और एक मन का प्राप्त हुआ है, सांस फंसे हुए हार का। हड्डियों का हार है मान लीजिए। तो ऐसे ऐसे ऐसे
से, ठीक, ये पाया गया है, ठीक है, ये है हार, ऐसा 700 से भी हार पाया गया है। घोड़ा नहीं है, हड़प्पा वाले घोड़ा को नहीं जानते हैं, ना सोने को जानते हैं। धौलावीरा, ये इंपॉर्टेंट है। इसका उत्खनन किसने किया है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाएगा। जगतपति जोशी। ये 3 भागों में विभक्त है। बाकी नगर जो है वो 2 भागों में विभक्त हैं, ठीक, लेकिन ये 3 भागों में है। 3 भागों में कैसे विभक्त है, देखिए, ये एक तो है उच्च नगर, है, उच्च दुर्ग कह देते हैं, है ना, या गढ़ कह दीजिए, इन्हीं को दुर्ग कहते हैं। एक है मध्यम नगर, मध्यम दुर्ग, ठीक, और एक है निचला। ठीक, उच्च दुर्ग जो था, ऊंचे जो मकान थे इनके, वो ऊंचा या शहर कह सकते हैं, ऊंचा शहर या ऊंचे दुर्ग या ऊंचले मकान, ये जो थे, ये पुरोहितों का मान सकते हैं आप, होंगे, या जो पैसे वाले धनी लोग थे, पुरोहितों, ऑब्लिक धनी लोगों का, ठीक, जो अमीर लोग होते थे उनका मान सकते हैं आप ये, ठीक है, रिच पीपल। और मध्यम वर्ग, जो मध्यम दुर्ग बने थे बीच में, मध्यम शहर जो था इनका, ये कहा जाता है कि व्यापारियों का था, ठीक है, व्यापारी वर्ग का। और ये तो सामान्य वर्ग के लिए होते थे, सामान्य वर्ग, ठीक, जो जनता थी नॉर्मल, ऐसा। बाकी जगह 2 शहर पाए गए हैं, एक ऊंचा और निचला, ठीक, लेकिन यहाँ 3 भाग हैं पाए गए, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। कक्ष में है जल संरक्षण प्रणाली, ठीक, वाटर कंजर्वेशन इसमें काफ़ी अच्छा पाया गया है, ठीक, वाटर कंजर्वेशन पे लोग ज़्यादा ध्यान देते थे, जल संरक्षण पर। यहाँ पे भी वर्गाकार मोहरे हैं, ठीक, वर्गाकार की। धौलावीरा में सिंधु लिपि के अक्षर पाए गए हैं, इनके पास लिपि तो थी लेकिन बस पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक, इन्होंने अपनी एक लिपि बस विकसित की थी, भाषाएं जानते थे ये लोग लिपियों के माध्यम से, लेकिन क्या है कि मिला नहीं है। कहते हैं सिंधु लिपि का जो शिलालेख है वो सबसे लंबा है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देसलपुर, ये भी कच्छ में है, और यहाँ किलेबंदी के साक्ष्य मिलते हैं, ये मिट चुका है, अब ये है नहीं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। चंदू हरो या चंदू हड़ो, ठीक, ये चन्हू दारो कुछ भी बोल सकते हैं आप इन्हें। ये सिंध में है, बाएं तट पर है, सिंधु नदी के बाएं तट पर, सिंध में है तो सिंधु नदी होगी और बाएं तट पर है उसके। एक छोटा हड़प्पा स्थल है, कोई किलेबंदी नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे कोई किलेबंदी नहीं है, याद रखिएगा, पकी हुई ईंटों के साथ, नालियों के साथ सड़कें हैं, ठीक, ये हर जगह आपको मिलेगा, हड़प्पा के जितने भी मकान जगह मिलेंगे आपको, मकान मिलेंगे वहाँ पे ऐसा ही होगा। एक मनका बनाने का कारखाना मिला है, सिर्फ यहीं पे है। ये पूछा जाता है कि मनका बनाने का कारखाना कहाँ मिला है, तो चंदू हड़ों में, ठीक। और सैल खड़ीज से बनी मोहरें प्राप्त हुई हैं। मुहर निर्माण कैसा, वर्गाकार है, हर जगह बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। रंगपुर गुजरात में है। उत्खनन किसने किया इसका, और उत्खनन तो इसमें है नहीं, है कोई नहीं, ठीक है, इसका उत्खनन जो किया है, यहाँ लिखता हूँ मैं, इसका जो उत्खनन है वो किया है SR राव, ठीक, SR राव ने उसका उत्खनन किया है, ठीक है। और इसको ऐसे कर लेते हैं। निर्माण कार्य में बबूल की लकड़ी का प्रयोग हुआ है, अगर पूछा जाए कभी कि निर्माण कार्य में कौन सी लकड़ी का यूज किया है, तो बबूल की लकड़ी, ठीक है। और बाजरा, धान की भूसी, जौ के साक्ष्य मिले हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। हड़प्पावासी जो हैं कपास उगाने वाले भी दुनिया के पहले आदमी थे, ठीक है, तो याद रखिएगा, लिख देता हूँ, कपास उगाने वाले विश्व के पहले पहले लोग कर देते हैं ना, पहले लोग, हड़प्पावासी ही थे, ठीक है ना, अब सही है, ठीक है ना, अब इसको आप देख सकते हैं, समय से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तुर्कोटिया,
ये कभी कभी म्यूजिक जैसा लगता है, सुरकुटदा। तो कच्छ में है ये भी। यहाँ टेराकोटा मोहर मिली है। घोड़े का कंकाल प्राप्त हुआ है। कभी कभी पूछा जाता है कि कहाँ पे घोड़े का कंकाल प्राप्त हुआ है। घोड़े जैसा कंकाल प्राप्त हुआ है ना। घोड़े का नहीं, क्योंकि उस समय दरियाई गधा होता था कच्छ में, है ना, गधा, रेगिस्तानी गधा कहते हैं ना इसे, वो होगा। तो इसे घोड़ा लगा। हाथी की हड्डी मिली यहाँ पे। तो घोड़े जैसा है, क्योंकि घोड़े का तुमको ज्ञान ही नहीं था, क्योंकि घोड़े जो हैं आर्यों में आए हैं, आर्य आक्रमण में से आए हैं। आर्य जब भारत में आएंगे तो उसमें देखेंगे। लोथल, इसका रंगपुर और लोथल दोनों का उत्खनन किसने किया? एस आर राव ने किया है, ठीक है ना। उसमें मैंने लिख दिया ये है एस आर राव। एस आर राव है। अहमदाबाद गुजरात में है लोथल। ये बंदरगाह था एक। भोगवा नदी है वहाँ पे लोथल में, उसके किनारे थे ये। भोगवा नदी लोथल में। ये लिखा भी है इसमें, भोगवा नदी के तट पर था ये। एक छोटा सा गांव है बंदरगाह का केंद्र। डॉकयार्ड, कपास और धान उगाने और मक्का बनाने का उद्योग यहाँ चलता था, ठीक है, तो ये भी रखिएगा। लोथल में किसके किसके साथ पाए? कपास और धान उगाने के और मक्का बनाने का उद्योग था। एक जटिल जल प्रणाली। आपको हमेशा ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, जल निकासी प्रणाली जो है, ड्रेनेज सिस्टम, तो ये है। वाटर ड्रेनेज। जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है वो है यहाँ पे, ठीक है। अग्निवेती टेराकोटा की मूर्ति हर जगह मिलेंगी, मैंने बता चुका हूँ आपको। एक हाथीदार का पैमाना मिला है लोथल से ही। सिंधु सभ्यता में सबसे छोटी ज्ञात दशमलव डिवीजन और युग्म समाधान से विनाश। गलत हो गया ये है। यहाँ पे युग्म समाधान का साक्ष्य मिला है। मतलब कि इस लोग मानते नहीं है, लेकिन मिला है तो मिला है भाई साक्ष्य, कि पुरुष और महिला को एक साथ दफनाया गया है, ठीक है, समाधान जलाया गया है। और ऐसा कहते हैं कि इसका विनाश जो है बाढ़ से हुआ है। हो सकता है कि पानी पीछे हटा हो, बंदरगाह था ही वो, पानी पीछे हटा हो और फिर एकदम से आया हो सुनामी जैसी, ठीक, तो उससे इसका विनाश हुआ हो। राखी गढ़ी, हरियाणा। ये भी एक है। भारतीय स्थलों में देखिए दो हैं। अग- सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा का पूछा जाता है तो वो मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल, ठीक है, एक मिनट। हड़प्पा, ये भी नोट कर देता हूँ, हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो क्या होगा? वो होगा आपका मोहनजोदारो। मोहनजोदारो, ठीक। और अगर पूछा जाए कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो राखी गढ़ी है, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछते हैं और हो जाती गलतियाँ। तो भारत में सबसे बड़ा स्थल, ठीक है, राखी गढ़ी है। इसका उत्खनन किसने किया है? उत्खनन करता क्या है, खुदाई किसने की यहाँ की? तो सूरज भान थे जो पुरातत्वविद, उन्होंने किया। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल लिखा है, देखिए ना इसमें। देखिए भारत में है, ठीक है, ठीक है, भारत में। इसे मैंने लिख दिया है लेकिन भारत में, ठीक है। ऐसे मोहनजोदड़ो है। नियोजित बस्ती हैं। जल निकासी की उचित व्यवस्था की गई है हर जगह, आपको हड़प्पा में मिलेगा। यहाँ कुछ ज़्यादा बेहतर है, बस इसलिए लिखा गया है। और टेराकोटा का पहिया खिलौना गाड़ी मिली है कि यहाँ पे, इसका मतलब है कि बच्चों के भी सामान चलते थे। हड्डी के तीर मिले हैं, तेलखड़ी की मुहरें मिली हैं। तो हड्डी के तीर कहाँ से मिले हैं? राखी गढ़ी से मिले हैं। आलमगीरपुर, ये सहारनपुर में है।
या मेरठ में भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, बॉर्डर में होगा। इंडर के बाएं तट पर है, सबसे पूर्वी स्थल है हड़प्पा स्थल, तो आपने देखा ही है। और तांबे की वस्तुएं जो हड़प्पा काल के अंत में मिली थी, ठीक है, तांबे की वस्तुएं जो हड़प्पा काल के अंत में मिली हैं, तो ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट है। बनवाली हरियाणा, बनावली या बनवाली हरियाणा, पकी हुई ईंटें मिली हैं और अग्निवेदी मिली है, ठीक है। पत्थर के बाट हैं, टेराकोटा हल मिला है यहाँ पे हरियाणा से, और महिला मूर्ति मिली है, धार्मिक महत्व की हो सकती हैं, ठीक। मात सत्तात्मक समाज था हड़प्पा सभ्यता, तो इस कारण से ऐसा हो सकता है। शहर का जीवन जो है हड़प्पा काल के अंत में अचानक समाप्त हो गया, कहते हैं, ये लिखा है ना, ये शहर का जीवन हड़प्पा काल के अंत में अचानक समाप्त हो गया, पता ही नहीं चला क्या हुआ लेकिन समाप्त हो गया। हो सकता है कि भूकंप आया हो और एकदम से ठप हो गया हो। आगे चलते हैं हम लोग, भिराना देखते हैं हम लोग, है ना। तो भिराना देखते हैं हम लोग, सबसे पुराना हड़प्पा स्थल है ये आपका, जो एएसआई के अनुसार माना जाता है, गुजराती में माना जाता है स्थल, है ना, लेकिन अब इसका कोई ज़्यादा साक्ष्य नहीं है, तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब हम लोग आते हैं, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है कुछ हल्की सी, तो इसकी एक समस्या है। तो ये 14 है कि 15 आप कर सकते हैं इसको, रोपड़, है ना, 15 नंबर, ठीक। ये रोपड़ पंजाब में है, सतलुज के बाएं तट पर, पंजाब में है तो सतलुज के बाएं तट पर ही होगा। उस इसका उत्खनन किसने किया रोपड़ का? यगदत्त शर्मा ने किया है रोपड़ का, ठीक है। रोपड़ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे भी, रोपड़, ठीक। यहाँ चित्ते दूसर मृदभांड पाए गए हैं, ब्राह्मी में एक शिलालेख मिला है, में एक मुहर मिली है, ठीक है। और मनुष्य और कुत्ते को साथ साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं रोपड़ में, ये पूछा जाता है कभी कभी कि मनुष्य और कुत्ते को कहाँ का साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, तो ये रोपड़ है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कालीबंगा, ठीक, इसको भी 15 ही कर लेते हैं, है ना। राजस्थान के घग्गर के तट पर है, उत्खनन किया है इनका अमलानंद घोष ने। ये उत्खननकर्ता के नाम याद रखिएगा, कभी कभी स्थल और उत्खननकर्ता, ठीक है, कहेंगे प्लेसेस दे देंगे आपको और कहीं कहीं चीज़ें दे देंगे तो आप दिक्कत होगी, इसलिए इनको याद रखिएगा कि कौन कौन है, तो फ्लावरिंग द मैच में दिक्कत नहीं होगी। तांबा और मिट्टी के यहाँ बर्तन मिले हैं, वैसे कांसे का प्रयोग किया इन्होंने, लेकिन इन्होंने क्या किया, कांसे और टिन को मिला के ब्रॉन्ज बनाया, तांबे और टिन को मिला के इन्होंने ब्रॉन्ज बनाया, ठीक है। और धूप में सूखे ईंटों का इस्तेमाल किया है, एक आग में सुखाई गई ईंटें होती हैं, धूप में सूखी ईंटें होती हैं, ठीक है। इस्तेमाल किया है, निचला भाग इनका दुर्गीकृत है, कालीबंगा में निचले भाग को दुर्गीकृत किया गया है, पूछा जाता है। देखिए आपने अभी तक हड़प्पा के जितने स्थल देखेंगे आप, या देखे हैं, उनमें ऊपरी भाग जो है दूरीकृत है, लेकिन कालीबंगा ऐसा स्थल है राजस्थान में घग्गर के तट पर, जहाँ पर निचले भाग को भी दुर्गीकृत किया गया है, ठीक है, निचला भाग भी लिख देता हूँ, भी दुर्गीकृत, कृत किया गया है। इससे दिक्कत नहीं होगी याद करने में, है ना। और एक जुता हुआ खेत मिला है जहाँ दो फसलें साथ साथ उगाई गई हैं, कौन कौन सी फसलें थी? चना और सरसों, तो इनको भी याद रखिएगा, दो फसलें एक साथ बोने के साक्ष्य मिले हैं, चना और सरसों। परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है, तो जब नोट्स आप बनाएं तो इसको ध्यान में रख के बनाएं कि एक जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है जहाँ दो फसलें मिली गई हैं कालीबंगा में ही, चना और सरसों नाम की। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हुलास, ये हाल ही में खोजा गया स्थल है, सहारनपुर में ही है ये। इसके उत्खननकर्ता कौन है? KN दीक्षित। यहाँ पे धान, मूंगफली और चना के साक्ष्य मिले हैं, देख लीजिए कितनी फसलें हो गई हैं, कपास, धान, मूंगफली, चना, अरहर की दाल, सब हो चुके थे लोग। अब हम लोग देखते हैं कि सभ्यता के बारे में कुछ अन्य बातें देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, कभी कभी पूछा जाता है, तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं पेन का हम लोग, है ना, ब्लू कर लेते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें देखिए,
यहाँ पर योद्धा वर्ग नहीं पाया गया है। और एक भाषम है, वो कहते हैं कि यहाँ पुरोहितों का शासन था, क्योंकि तलवार के साक्ष्य मिले नहीं है, तलवार और लोहा था ही नहीं, और घोड़ा भी नहीं है इनके पास, ठीक है। तलवार लोहा, घोड़ा, लोहा नहीं और घोड़ा भी नहीं, ठीक है। तो इनके पास घोड़ा भी नहीं था, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक। घोड़ा भी नहीं था। भाषम महोदय जो हैं, श्रीमान भाषम कहते हैं यहाँ पुरोहितों का शासन था। अब सभ्यता का विकास तो आपने देखा है कि उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर हुआ है, क्योंकि पश्चिम में जो दास नदी के सुतकांगन डोर है ना, बलूचिस्तान में, और पूरब में है मेरठ में हिंडन के तट पर आलमगीरपुर, इसलिए, ठीक है। नदी के किनारे बस्तियों की स्थापना की, जिससे कि उत्पादकता इनकी बढ़े, है ना, जिससे कि ज़्यादा कृषि हो, अधिशेष उत्पादन हो। अन्नागार स्थापित हुआ, आपने मेहरगढ़ में पढ़ा था हम लोगों ने प्री हिस्टोरिक काल में, कि मेहरगढ़ में एक अन्नागार स्थापित किया गया था अधिशेष उत्पादन के लिए। इसका मतलब है कि जनसंख्या बढ़ रही थी, और ऐसा माना जाता है कि 5 मिलियन के आसपास आबादी थी उस समय हड़प्पा सिंधु घटी सभ्यता के लोगों की। उत्पादन था, परिवहन भी हो सके, जिससे कि मेसोपोटामिया, सुमेर, एलम, है ना, इन सबसे व्यापार किया जा सके। HMK क्या है ना, HMK जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा है, ठीक। दो भागों में विभाजित हैं ये, कौन कौन से? हड़प्पा, जोदारो और कालीबंगा। मोहनजोदारो, ठीक है, जोदारो और कालीबंगा। और अभी आपने देखा था कि कालीबंगा में निचला भाग भी जो है दुर्गीकृत किया गया है। पश्चिम में दुर्ग शासक रहते थे, है ना, जो ऊपरी भाग था पश्चिम में, और पूर्व में निचला शहर था जहाँ सामान्य लोग रहते थे, मैंने बता चुका हूँ आपको पहले ही। पहले हड़प्पा वासियों ने क्या किया होगा पहले, जैसे कि जब कोई टाउन प्लानिंग की जाती है तो पहले क्या किया जाता है, पहले वहाँ लोग जाते हैं, जगह देखते हैं, ज़मीन देखते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट देखते हैं। वैसे ही हड़प्पा वासियों ने भी किया होगा। जो नियोलिथिक नवपाषाण कालिक व्यक्ति थे, वही हड़प्पा वासी आगे बने होंगे, या फिर कुछ नए तो आए नहीं होंगे, या फिर कुछ लोग आए भी होंगे जो मूल निवासी होंगे, उनके साथ सहयोग करके जगह देखी उन्होंने, और वहाँ पे फिर पहले उन्होंने नालियाँ बनाई और उसके बाद भवन निर्माण किया, जिससे कि उनका वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो था, जल निकासी प्रणाली और बेहतर थी। और कहा जाता है कि नगर नियोजन जब इन्होंने बनाई तो उसमें नियमों का उल्लंघन नहीं किया। कहते हैं कि आगे आने वाले समय में नियमों का उल्लंघन होने लगा, वाटर निकासी का ध्यान नहीं दिया गया, जिससे कि बाढ़ आई, और प्रकृति में ज़्यादा से ज़्यादा हस्तक्षेप होने लगा, क्योंकि पहले मनुष्य जो था प्रकृति के साथ सहयोग की अवस्था में था, लेकिन अब हड़प्पा काल में मनुष्य ने प्रकृति पर कुछ ज़्यादा ही हस्तक्षेप किया, और अब तक ये आधुनिक समय में भी प्रकृति के साथ ज़्यादा हस्तक्षेप हो रहा है। मकान की कम से कम एक दीवार गली की नाली के साथ लगी होती थी, जिससे जल निकासी बेहतर हो, देखिए, है ना, जल निकासी बेहतर हो। जो इनकी दुकानें थी, ए, मकान जो थे इनके, एक गली में खुलते थे, ना कि सड़क पे। जो मकान थे इनके गली में खुलते थे, मुख्य इनका द्वार जो था, गेट, और सड़क पे नहीं खुलता था, इनका गली में खुलता था। जल संरक्षण का इन्होंने, वाटर कंजर्वेशन का इन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग किया है। लोथल रंगपुर से आप धौलावीरा में आप ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से देख सकते हैं। धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, राखीगढ़ी, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल हैं, जिससे कि पेयजल की समस्या नहीं हो। जल संरक्षण का मतलब है कि उसमें शायद बरसात कम होती थी, तो नदियों के माध्यम से अब बरसात होती थी, तो ये लोग पानी इकट्ठा कर लेते होंगे, इसीलिए धौलावीरा में भी कहीं कहीं काफ़ी जगह नाद पाए गए हैं, बड़े बड़े स्विमिंग पूल टाइप के, काफ़ी जगह बनाए गए हैं बड़े बड़े, और इतने बड़े बड़े हैं वो मोहनजोदड़ो के स्नानागार से भी विशाल हैं। इसका मतलब वो पानी स्टोर करते थे भविष्य के लिए। अब ये स्वयं पर कम खर्च क्यों लिखा है, इसकी तुलना हम लोग कर सकते हैं मिस्र की सभ्यता से और मेसोपोटामिया की सभ्यता से। चीन की सभ्यता भी होती, लेकिन उससे हम लोग व्यापार उसमें करते नहीं थे, इसलिए नहीं लिखी मैंने। ये मिस्र की, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता उस समय पुरानी सभ्यता कही जाती हैं। जो मेसोपोटामिया मिस्र के लोग थे, ये लोग अपने ऊपर ज़्यादा खर्च करते थे और लोगों पर कम ध्यान देते थे, इसलिए इसमें लिखा है स्वयं पर कम खर्च, मतलब कि यहाँ के लोग जो थे, हड़प्पा के लोग, ये स्वयं पर अपना कम खर्च करते थे। लेकिन जो मिस्र और मेसोपोटामिया के लोग थे,
अपने ऊपर ज़्यादा खर्च करते थे, अपने ऊपर ज़्यादा खर्च। ठीक है। नगर लोगों पर अधिक ध्यान दिया जिससे कि जीवन स्तर बेहतर बन सके, जबकि इन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक। इसलिए इनके नगर खत्म हो गए और इनसे बड़ी सभ्यता थी तब भी इन लोगों ने ध्यान दिया। विनाश कहते हैं आर एल स्टील, अमरानंद घोष जो कहते हैं यही सर्वाधिक मान्य मत माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन से सभ्यता का विनाश हुआ, लेकिन कोई भी सभ्यता एक साथ ना पैदा होती है ना ही खत्म होती है। ठीक है। जैसे हम लोग पैदा होते ही जवान नहीं हो जाते ना बूढ़े होते हैं, उसी तरह एक सभ्यता भी जो होती है धीरे धीरे बनती है, बढ़ती है और फिर समाप्त होती है। और समाप्त होने के भी कई कारण होते हैं, जैसे बनने, जब किसी चीज़ के पैदा होने के वही कई कारण हो सकते हैं, तो समाप्त होने का एक कारण नहीं हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन उनमें से एक बड़ा कारण कारण हो। जैसे इस समय आज के आधुनिक समय में क्या है, ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा कारण है गर्माहट का और जलवायु परिवर्तन का, उसी तरह से ये भी हो सकता है एक बड़ा कारण उस समय भी रहा हो कि क्योंकि प्रकृति पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने हस्तक्षेप किया। ठीक है। और बाकी बाढ़ से भी सभ्यता का विनाश मांगते हैं कुछ लोग। जैसे एसआर राव जो हैं कहते हैं कि बाढ़ से रंगपुर लोथल जैसे नगर जो हैं बाढ़ से ख़त्म हो गए, धौलावीरा जैसा नगर जो है बाढ़ से ख़त्म हो गया, भूकंप से ख़त्म हुए होंगे कुछ नगर। कुछ लोग कहते हैं कि आर्य आक्रमण का भी कारण मानते हैं, आर्यों ने आक्रमण किया सभ्यता में। लेकिन अगर होता ऐसा आर्य आक्रमण किए होते तो काफ़ी संख्या में इनको हथियार मिलते, तलवारें मिलती उनकी, ऐसा कुछ नहीं है ना। एक दो लोगों के घाव से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इस तरह के इतिहासकार हैं मॉर्टिमर व्हीलर, करीब 1958 के आसपास उन्होंने अपना निष्कर्ष दिया कि आर्य आक्रमण थे। उनको ये विश्वास ही नहीं हुआ कि एक मतलब कि गहरे रंग के लोग, जिनको अंग्रेज लोग गोरे होते हैं ना तो हम लोग को काला कहते थे, तो डार्क कलर के जो लोग हैं इतना अच्छा काम, इतनी अच्छी सभ्यता विकसित कर सकते हैं। तो इस कारण से इस सभ्यता की आलोचना की। तो हम लोग का इतिहास जो है वैदिक सभ्यता से शुरू करते थे और कहते थे कि सपेरों और ग्वालों का देश है। सपेरों मतलब शंकर जी और ग्वालों मतलब श्री कृष्ण का देश है। लेकिन जब ये सभ्यता शुरू हो गई तो हमारा इतिहास जो है वो करीब करीब 2000 वर्ष पीछे से शुरू होने लगा। और ये मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी काफ़ी आगे चली सभ्यता, और ये तो ख़त्म हो गई। इसीलिए वो इकबाल ने लिखा है ना, कुछ खास है हमारी हस्ती में जो मिट गई मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिटती नहीं हस्ती हमारी है, तो ऐसा लिखा है। तो ये, तो इसी के साथ क्लास हमारी समाप्त होती है आज की। थैंक यू। धन्यवाद।